स्थानीय पार्टियां हैं राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। पहला टास्क है, जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे। हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। उनको लगा कि प्रधानमंत्री की दावेदारी के बारे में अभी से बोलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी उनको स्वीकार करेंगे? क्या टीआरएस उनको स्वीकार करेंगे? तो कोई नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे कि क्या 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? नेताओं से मुलाकात कर रहे नीतीश कुमार क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे, या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से डरकर विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं। नीतीश कुमार नेताओं से उनके घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश का मकसद 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करना है। कल नीतीश कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी से भी मिले। आज नीतीश कुमार ने लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले। नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार की रेस से खुद को बाहर बता रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। एक बार नीतीश कुमार को सुन लीजिए, फिर आगे की बात। हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया। उसकी विपक्ष की पार्टियां, उनके ऐलान है और हम उसको मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। ये सब गलत बात है। देखिए, हम उसके नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप लोग, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। देखिए, पहला टास्क है, जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का क्लेमेंट नहीं हूं, मैं तो सबको एकजुट करने निकला हूं। तो जब एकजुट करने निकले हैं तो इसका मतलब इस वक्त की स्थिति यह है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। अब वो कैसे करेंगे, ये सवाल। नीतीश कुमार क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी नीतीश को स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष को एकजुट करने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। 2022 में ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष की एकजुटता की पोल राष्ट्रपति चुनाव में खुल गई। इससे पहले 2018 में ममता ने ऐसा प्रयास किया। 2021 में शरद पवार ने भी विपक्ष की एकजुटता की बात की, लेकिन कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला और इसे पॉलिटिकल टूरिज्म बताया। देखिए, बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ये इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर। देखिए, मन में तो लड्डू फूट रहा है, नारे लगवा रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, लेकिन अब बैकफुट पर आ गए। उनको लगा कि प्रधानमंत्री की दावेदारी के बारे में अभी से बोलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन देखिए, कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। क्या राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल स्वीकार करेंगे? क्या ममता बनर्जी उनको स्वीकार करेंगे? क्या टीआरएस उनको स्वीकार करेंगे? तो कोई नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। तो एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं, दूसरी तरफ देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज ही दिल्ली शराब घोटाले को लेकर
देश के करीब 30 जगहों पर छापेमारी चल रही है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने शराब घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल के दिनों में कई नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई थी। बिहार में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवसेना के संजय राउत से लेकर एनसीपी के अनिल देशमुख, नवाब मलिक सब जेल में हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। क्या भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए यह एकजुटता हो रही है? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में यह कि ईडी के छापे वर्सेस एकजुट विपक्ष 2024 में खेला कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार विपक्ष का मोर्चा बना पाएंगे? 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस नीतीश या मोदी वर्सेस ऑल होने जा रहा है क्या? चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जैन आदित्य पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभरास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभिषेक झा हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, अब नीतीश कुमार जो है वो खुद को नॉन क्लेमेंट बता रहे हैं पीएम पद का, और वो कह रहे हैं मैं सारे विपक्ष को एकजुट कर ले रहा हूं, और उनका यह कहना है कि अगर ये सब एक साथ आ गए तो बीजेपी को 2024 में रोक देंगे। क्या बीजेपी को नीतीश कुमार की इन कोशिशों में कुछ डर दिखता है कि भाई इससे खतरा हो सकता है? सुशांत जी, सबसे पहले तो आपके शो में पहली बार आया हूं, आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप रोज जो है मैं देखता हूं किस तरह से मजबूती से प्रश्न पूछते हैं और कई बार निरुत्तर कर देते हैं जो प्रवक्ता आते हैं। आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, आज का विषय जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए है कि सबसे पहले तो राजनीति में गणित नहीं होती। सुशांत जी, आप बताइए मुझे, ये लोग क्या पहले एक साथ नहीं आए? और जब मैं तस्वीरें खंगाल रहा था तो मेरे पास 2 अच्छी तस्वीरें आई, तो मैंने कहा दर्शकों से बांटूंगा। ये पहले कर्नाटका की तस्वीर देखिए। आप देखेंगे इस तस्वीर में लेफ्ट है, इस तस्वीर में बीएसपी है, कांग्रेस है, इस फोटो को बड़ा करके लीजिए जरा, है, एनसीपी है। हाँ, ले लिया, दिख रहा जरूर, ये दिखानी चाहिए। अच्छा, वो मंच वाली फोटो है। ये पहली तस्वीर है, ये कर्नाटका की है। हाँ, ये ऐसे ही हाथ उठा उठा के और मोदी जी को घेर लेंगे, और क्या हुआ हम सब ने देखा। और ये एक और तस्वीर है, ये महागठबंधन नहीं है, ये महागठबंधन है, घटता हुआ बंधन। जब भी साथ आता है ना, राहुल गांधी इसके भस्मासुर हैं, ये घट जाता है। अब आप देखिए इस तस्वीर में करीब आपको 11 पार्टी दिखाई देंगी। 11 पार्टियों का क्या हश्र हुआ 2019 में हमने देखा। और उसके बाद 5 विधानसभा के चुनाव आए सुशांत जी। 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया जनता ने। और एक जगह कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, वहां से सुपड़ा साफ हो गया। आज बड़ा प्रश्न क्या है कि ये गुंडा राज वाले, वंशवाद वाले, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले भ्रष्टाचारी, ये क्या मॉडल जनता को देंगे? इनकी गाड़ी का मॉडल तो कब का ऑब्सोलीट हो चुका है। अभी अगर आप इनसे पूछ लें अपने कार्यक्रम में ही कि आपका लीडर कौन है, तो ये नहीं बता पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी इधर उधर मिल रही है। सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि राहुल गांधी में दम नहीं है, वो फिनिश हो गए, फिनिश। इसीलिए उनको विकल्प नहीं माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के अपने सपने हैं, केसीआर के अपने सपने हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले भी ये प्रयास हो चुका है, और चेहरा कौन होगा विपक्ष का, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। मैं इस पर अब प्रश्न पूछ लेता हूं। अभिषेक झा जी, इससे पहले भी मंच पर विपक्ष की कई पार्टियां हाथ में हाथ पकड़े फोटो खिंचवा चुकी हैं। नीतीश कुमार ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो पहले नहीं हुआ और इस बार हो जाएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी को रोका जा सकेगा? देखिए, एक बात तो हर कोई मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करके विभिन्न जगहों पर सरकार बनाई है।
दरवाजे के पीछे से भी जाकर। लेकिन बिहार में जो हाल इन लोगों का हुआ वो किसी से छिप और बिहार से जब ये सकारात्मक गया है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ जी, मैं ही कह रहा था कि पूरे बिहार से एक सकारात्मक संदेश गया है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब नीतीश कुमार जी और हमारी पूरी पार्टी विपक्ष में आ चुकी है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा है कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलम सिंह जी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। भले ही ये लोग कोई स्क्रिप्ट चलाए, अपने मन से कोई बातें कहें, बट ऐसी चीजें नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है वो है विपक्षी एकता। विपक्षी एकता सबसे महत्वपूर्ण विषय है अभी के समय। और इसी बाबत आपने देखा है कि पहल की जा रही, किस तरह से केसीआर बिहार आए, किस तरह से नीतीश कुमार जी का दिल्ली का दौरा हुआ, विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से वो लगातार मिल रहे हैं। सुशांत, हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ विपक्षी नेताओं से मिलते हैं और विपक्षी एकता की बात कहते हैं, इतने में ही एनडीए के कुनबे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन के अंदर ऐसी बेचैनी क्यों उठती है? आखिर ये लोग उद्विग्न होकर ऐसी बयानबाजी क्यों करने लगते हैं? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप बीजेपी को थोड़ी देर साइड छोड़ दीजिए। मैं तो पब्लिक के लिहाज से पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही प्रयास पहले ममता बनर्जी कर चुकी हैं। अभी राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा उस प्रयास का क्या हुआ। इससे पहले हमने चुनावों में देखा नेताओं ने हाथ पकड़ के फोटो खिंचाया, उसका क्या रिजल्ट आया वो देख चुके हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि नीतीश कुमार ऐसा क्या नया कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो पहले वाला नहीं आएगा, और कौन चेहरा होगा? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। नीतीश कुमार जी ने नया किया है और ये पूरे देश को दिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजों से सत्ता में आती है, सत्ता से बाहर नहीं जाती। रहा सवाल चेहरे का, तो चेहरा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो विपक्ष के लोग मिलकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को डंप कर दिया, ये नया है, और इसलिए इस बार बीजेपी हार जाएगी 2024, क्योंकि इन्होंने डंप कर दिया तो पब्लिक भी डंप कर देगी। आप देखिएगा आने वाले समय में विपक्षी एकता से इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। 2004 का समय याद करिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए के चेहरा थे, प्रधानमंत्री भी थे, चुनाव हो रहे थे। यूपीए की तरफ से कोई भी चेहरा उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चुनाव के उपरांत मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस वक्त चेहरा नहीं था यूपीए के पास, लेकिन उसके बावजूद एनडीए का कुनबा भारतीय जनता पार्टी हारी। तो ये लोग मुगालते में है कि नरेंद्र मोदी अजेय हैं, इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो होंगे वो अजेय होंगे। ठीक है गौरव भाटिया, ये प्रश्न अभी पकड़ के रखिए, मैं एक एक रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं 2004 में बिना चेहरे के हरा चुके हैं बीजेपी को, एनडीए को, 2024 में भी कर लेंगे। प्रदीप जैन जी, क्या नीतीश कुमार की कोशिश कुछ अलग है? आपको लगता है कि भाई उससे फायदा होगा? और जेडीयू के प्रवक्ता तो ये घोषित कर दे रहे हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। हम लोग तो सोच रहे थे कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। सुशांत जी देखिए, सबसे पहले तो ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत एक दल की नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं और दूसरी तरफ गांधी की विचारधारा के लोग हैं। आज देश के अंदर संविधान बचाने के लिए सारे लोग जो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं वो एकजुट है। और हमारे भाई गौरव भाटिया जी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी तस्वीरें दिखाएं जिसमें हमारे मोदी जी उद्धव ठाकरे को अपने सीने से लगाए हैं, वो भी तस्वीरें दिखाएं जिसमें वो नीतीश जी को अपने गले से चिपकाएं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की तस्वीरें दिखाएं, महबूबा सईद की तस्वीरें दिखाएं, पंजाब के अंदर अकाली दल की तस्वीरें दिखाएं। किस तरह से ये तो गठबंधन में लूटने का काम करते हैं, ये अपनी तस्वीरें दिखाएं। इनको आज क्या समस्या हो रही कि देश को संविधान बचाने के लिए नीतीश जी पूरे देश में निकले हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आज इनकी जो LIU है, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, RSS का भी एक सर्वे आया है जिसमें इनका दल सत्ता से बहुत दूर है।
और यही कारण है कि आज ये आपको आपके एलआईयू ने बताया कि इनके एलआईयू को ये मिल गया है। सुशांत जी मैं हाँ गौरव भाई आ रहा हूँ चैनल पे मैं इनके आपके चैनलों पे ही ये आया था कि पहले 312 सीटें हैं, अब 270 सीटों तक ये जोड़ तोड़ करके पहुंचेंगे। तो आज इनकी नींद उड़ी हुई है। अच्छा प्रदीप भाई, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी 2024 में राहुल गांधी का चेहरा प्रोजेक्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, चेहरा तो राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, उनके चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जब देश के अंदर हमारी सरकार बनी तो श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। हमारे जो नेता हैं वो पद के लिए नहीं, संविधान के लिए। देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, देश के अरे भाई लेकिन मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पीएम फेस, आप लोग पोस्टर लगाएंगे पीएम फेस के लिए उनका? हमने आपको बताया ना, राहुल गांधी पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है। लेकिन हम अरे पीएम मटेरियल है कि नहीं ये तो बता दीजिए कि उनका चेहरा तो रखेंगे ना। अगर सारे विपक्षी दल मिलकर इस बात पर सहमत होंगे, जिसको भी नेतृत्व मिल जाए उसमें कांग्रेस को कोई ठीक है। शुभरास्ता जी और रवि भाई, मैं एक सेकंड आपके पास आता हूं, पहले एक रिएक्शन गौरव भाटिया का ले लूं। गौरव भाटिया जी, दो चीजों का पहले जवाब दे दीजिए। एक, 2004 में बिना चेहरे के एनडीए को हरा दिया गया था, इसका जवाब। और दूसरा, एक फर्क यह दिख रहा है कि प्रदीप जैन जी इस बात के लिए सहमत हो गए कि अगर विपक्ष कहेगा तब राहुल गांधी चेहरा होंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी में यह थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। सुशांत जी, मैं तो प्रदीप जी को सुनते हुए अचंभित रह गया। आपको मालूम है अचंभित क्यों था? सुशांत जी, सपना देखने का हक तो सबका है, ये सब मुंगेरी लाल हैं। कुर्सी एक, सपने अनेक। लेकिन यहां पे कांग्रेस का प्रवक्ता बैठ के नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी वो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं जिनकी छतरी के नीचे ये सारी टूटी फूटी नाव आ जाएंगी। वो खुद ही नीतीश कुमार को नेता बता रहा है। लेकिन सत्य क्या है मैं बताता हूं। इन्होंने कहा गांधी जी की विचारधारा। सुशांत जी, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी महात्मा गांधी जी की, मैंने कहीं नहीं देखा उन्होंने कहा नेशनल हेरिटेज घोटाला करो, 2000 करोड़ अंदर कर दो। महात्मा गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि 24 साल तक केवल गांधी परिवार का अध्यक्ष ही रहेगा। गांधी जी तो ये वंशवादी सोच ही नहीं, पता नहीं किस गांधी की बात कर रहे हो, सकता है नकली गांधी की बात कर रहे हो, फिरोज गांधी की। और सुनिए नीतीश कुमार बीच में के वरिष्ठतम नेता सुशांत भाई, इतनी मैं करूंगा कि बीच में नहीं बोले। अच्छा प्रदीप जी, अगर नीतीश कुमार वरिष्ठतम नेता हैं, प्रदीप जी अगर नीतीश कुमार वरिष्ठतम नेता हैं तो फिर तो वरिष्ठतम ही बनेगा पीएम, ये तो तय हो गया फिर। नहीं, अभी आप ये बात तो सुनिश्चित मान गए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी से उतरने वाले हैं। हमारे भाई मैं तो कह रहा हूं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो इसीलिए ना कि नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। मान लीजिए उनको नहीं आया बहुमत और आप कह रहे हैं वरिष्ठतम नेता नीतीश कुमार हैं, तो फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे, फिर नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, वरिष्ठतम ही ना बनेगा। सर देखिए, ये आप समझिए ये व्यक्ति की या दल की लड़ाई नहीं है। आज देश बिक रहा है, देश टूट रहा है, देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाया जा रहा। आज देश के अंदर महंगाई चरम पर है, आज देश के अंदर सेना। ठीक है गौरव भाटिया, जवाब पूरा कीजिए, मैं जा रहा हूं शिवरास्ता जी, और छोटे में गौरव जी पूरा कीजिएगा, फिर मैं दूसरों के पास जाऊं। धन्यवाद। बिल्कुल सुशांत भाई, देखिए कांग्रेस पार्टी को तो कोई गंभीरता से लेता नहीं है। इनकी अभी तक की परफॉर्मेंस कुछ साल में क्या रही है मैं बता दूं। 2014 और 2019 में इनका सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी खत्म हुए, कुछ माह पहले 2 सीटें आई 403 में, ये हालत है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ समझौता किया, 1 सीट आई। दिल्ली आ जाते हैं। सुशांत जी, इतने तो अंडे मुर्गी नहीं देती है जितने कांग्रेस पार्टी ने दिए। 2014-2019 लोकसभा दिल्ली में सीटें आई 0, 2015-2020 विधानसभा में सीटें आई 0। आज इनके लिए शरद पवार कहते हैं राहुल गांधी अपरिपक्व है, ममता बनर्जी कहती है वो बच्चा है। अब आप बताइए,
जब इनके जो नेता जिनके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं वो कहते हैं राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, इनकी हवेली ढह चुकी है, जमींदार की तरह है, उसके बाद भी ये एकजुट आ जाए तो ये तो सराहनीय है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम आ जाएंगे, देश हित में आ जाएंगे। रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी, क्या अरविंद केजरीवाल के लिए भी नीतीश कुमार वरिष्ठतम नेता हैं और बिना चेहरा प्रोजेक्ट किए आम आदमी पार्टी भी 2024 के चुनाव में उतरने को तैयार होगी? देखिए, ये फूलों का गुलदस्ता अदला बदली कर लेने से कोई किसी को ना प्रधानमंत्री बनाता है और ना कोई किसी के साथ खड़ा हो जाता है। आम आदमी पार्टी अपना काम करती है। आज आपने देखा कि पिछले 2 महीने में क्या हालत हुई है। जो आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और बेरोजगारी को खत्म करने के मुद्दे पे काम करती है, वो देखिए आज भाजपा स्कूलों की बात करने लगी है, आज स्कूलों के लिए ग्रांट बंटने लगी है, आज स्कूलों की कंडीशन पे बात हो रही है। भाजपा के प्रवक्ता तो खुद देखने के लिए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर कि स्कूल कैसे होते हैं। तो ये स्थिति बदल रही है और जो काम आपने पंजाब में किया वही काम आप हिमाचल और गुजरात में करने जा रहे हैं। हमें किसी का मुझे लगता नहीं है कि आपको विपक्ष से कोई बहुत ज्यादा वो वाली बात है कि आप हमारे साथ खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े होंगे। आप हमेशा विपक्ष के साथ खड़ी हुई है, विपक्षी एकता को तो कभी टूटने नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने। 2024 में केजरीवाल चेहरा होंगे या नहीं? ये आप भटकाने वाली बातें कर रहे हैं। यही तो मेन बात है, ये भटकाना कहाँ है? पब्लिक को पता तो हो मोदी के खिलाफ कौन। क्या आपकी कैलकुलेशन है? अरविंद केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं। अगर जनता या विपक्ष उनको प्रधानमंत्री बनाता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अरविंद केजरीवाल, मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल उन लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे जिनको उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था? देखिए, जहां तक सवाल भ्रष्टाचारी बताने का है तो 2014 में एनडीए के अंदर कितने सारे घटक थे और सारे घटक कहाँ आज चले गए? घटक से भाई मैं तो कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल मसीहा है ना, पॉलिटिक्स बदलने आए थे, वो लालू यादव की पार्टी के साथ चले जाएंगे? अरे समय के साथ साथ जब आज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ खड़े हो गए आकर के, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं खड़े हो जाएंगे? हाँ, तो अरविंद केजरीवाल को आप उन्हीं पुरानी पार्टियों की कैटेगरी में ले आए ना? वो पॉलिटिक्स बदलने आए थे, अब खुद बदल गए, आप कह रहे हैं। कोई नहीं, वो अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं और आप उसकी पॉलिटिक्स को पूरा देश आज फॉलो कर रहा है। अभी देखते जाइए, पूरा देश फॉलो कर रहा है सर। यूपी में जमानत जब्त हो गई सर, अभी बताता हूँ। यूपी में जमानत जब्त हो गई आपकी। सुन लीजिए, अभी उत्तराखंड में कितनी सीटें आई? 2024 तक देश की सारी पार्टियां 300 यूनिट बिजली फ्री देंगी। लिख के रख लीजिए कागज के ऊपर, आप देश की सारी पार्टियां पानी फ्री में देंगी। देखते जाइए आप अभी आगे क्या होता है। तो फिर जिसके पीछे पीछे चलेंगे उनको चेहरा बना दीजिएगा। शुभरास्ता जी, क्या ये एक पॉजिटिव चेंज आपको लग रहा है विपक्ष में आ रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि कौन चेहरा होगा, इसको लेकर कोई लड़ाई होती नहीं दिख रही? सब इस बात के लिए तैयार हो कि चलिए पीछे रहते हैं, देखते हैं पहले नरेंद्र मोदी को रोक पाते हैं या नहीं, या ये अभी के लिए है, बाद में फिर वही होगा? सुशांत जी, समय ही कितना हुआ है। जब आदमी दूध में भी जामन डालता है तो 8 घंटे छोड़ देता है ना अनडिस्टर्ब। दही जमने तो दीजिए। अभी आज पहली मीटिंग हुई है नीतीश जी की दिल्ली आने के बाद, उसके बाद इतने सारे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? दही जमने दीजिए, फिर देखिए दही अच्छी जम रही है या दूध अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है। क्योंकि ये आज एक मीटिंग से ये तय कर लेना, वो भी अभी चुनाव इतने दूर है, ये तय कर लेना कि नीतीश जी चेहरा नहीं होंगे, ये तय कर लेना कि राहुल गांधी तो चूंकि अपने उस परिवार से आते हैं जहां पर लोगों ने पता नहीं कौन सा त्याग किया है, लेकिन बहुत ही त्यागी परिवार से आते हैं, तो वहां पे उनकी कोई आकांक्षा नहीं होगी, महत्वाकांक्षा नहीं होगी। ये अज्यूम कर लेना कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारतीय जो प्रदेश है जहां पे दशकों से शासन हो रहा है कुछ नेताओं का, बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, वो दावेदारी नहीं ठोकेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। ममता बनर्जी चुप हो जाएंगी उनको प्रधानमंत्री, क्योंकि ये सब तो भाई साधु संत घुसे हैं पॉलिटिक्स में। एकमात्र पार्टी जो कि दमखम से चुनाव लड़ती है वो तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है ना। ये सब तो बाकी सारे लोग जो है वो तो बस देश की एक वैचारिकी है, उस वैचारिकी का ही पता नहीं क्या वैचारिकी है। गांधी जी की विचारधारा कहते हैं, गांधी जी के पास तो हर एक
कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए सुशांत जी, उस टॉपिक पर गांधी जी ने बोला है। गांधी जी की विचारधारा की किस वैचारिकी के समर्थक है मुझे तो नहीं पता। अगर ये कहेंगे कि गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा के समर्थक है तो आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही बाहर हो जाती है। घोषित रूप से अपने आप को अराजक बताया है अरविंद केजरीवाल ने, तो किस विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं ये लोग? क्या एजेंडा है इनका? डेवलपमेंट के नाम पर भी कोई 10 सर्वदलीय बैठक के थ्रू इन्होंने 10 पॉइंटर्स ऐसे नहीं बनाए कि हाँ ये 10 मुद्दे होंगे जिन पर भाजपा काम नहीं कर रही है, इन मुद्दों पर सबसे पहले प्राथमिकता से हम काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम बिल्कुल हवा में कहते हैं कि हम भाई पूंजीपतियों के साथ हम नहीं रहेंगे। जिस अदानी और अंबानी परिवार को पानी पी कर कोसते हैं राहुल गांधी, उन्हीं के चार्टर में घूम करके रैलियां करते हैं। तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं जिनकी खुद ही क्लैरिटी नहीं है अंदर की करना क्या है इनको जीवन में। तो पहले ये क्लियर हो जाए सुशांत जी। ठीक है, आपका नहीं, अभी देखिए दही जमेगा नहीं जमेगा या नहीं जमेगा, और जमेगा तो खट्टा जमेगा कि मीठा जमेगा। अभिषेक जी, कुछ लोगों को यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी चाह रहे हैं कि किसी का चेहरा जो है वो सामने न किया जाए, और लास्ट में अगर नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाबी मिली तो फिर वो पलट कर कहेंगे कि देखो मैंने ही सबको एकजुट किया था, ममता जी को राहुल नहीं पसंद, राहुल जी को ममता नहीं पसंद, उनको केजरीवाल नहीं पसंद, तो फिर वरिष्ठतम तो मैं ही हूं, मुझे ही बना दो पीएम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और नीतीश कुमार जी ने कभी इन बातों की परवाह नहीं। नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो साफ तौर पर कहा था कि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि हम लोग अब विपक्ष में आ चुके हैं, और विपक्ष में आने के बाद यही सुनिश्चित करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष के सभी दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर चले आए ताकि इनकी सरकार को, एनडीए की सरकार को रोका जा सके। अब आने वाले समय में परिस्थितियां क्या होंगी या तो भविष्य के घर में है, कोई नहीं जानता है इस बात को। हमें ताज्जुब बस इस बात का लगता है। पर अभिषेक जी, मैं ये नहीं समझ, जैसे बिहार में अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होकर लड़ी और उसको 2 सीट आई, तो इस बार क्या बदल जाएगा? ये आप नहीं समझा पा रहे। आप कह रहे हैं कि हम एकजुट हो जाएंगे। पब्लिक भी तो मोदी के नाम पे एकजुट हो जाती है। सुनिए, आप जिस 2014 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं उसमें सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही थी, जेडीयू अलग लड़ रही थी, और आरजेडी और कांग्रेस का जो एक गठबंधन था वो अलग था, लेफ्ट पार्टी अलग। आप ये याद करिए कि 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और महागठबंधन का कमोबेश यही स्वरूप, लेफ्ट पार्टियां हमारे साथ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही थी। 2015 में उन्होंने बिहार में 42 आम सभाएं की और महज 53 सीटें जीते थे। सीधा मतलब है कि इस बार अरे पर सर, विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, पर पब्लिक भी जानती है कि सीएम मोदी नहीं बनेंगे। मैं लोकसभा का इसलिए पूछ रहा हूं कि यही एक्सपेरिमेंट 2019 में सपा बसपा कर चुके यूपी में और कुछ नहीं हुआ, तो जेडीयू और आरजेडी करेंगे और बिहार में चमत्कार हो जाएगा। ये क्यों माना जाए? इसका कुछ लॉजिक दीजिए सर। क्यों नहीं होगा? बीजेपी के खिलाफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, हम पार्टी 7 पार्टियां एकजुट होंगी। और जब 7 पार्टियां एकजुट होंगी, अभी तो सिर्फ 3 पार्टियां जब एकजुट हुई थी 2015 में, तब इतना बड़ा बहुमत आया था। अब 7 पार्टियां, ठीक है गौरव भाटिया, इनका तर्क ये है कि बिहार में जहां करीब 40 सीटें हैं लोकसभा की, वहीं पर आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और सब मिला के 7 पार्टियां एक साथ आ जाएंगी और यही फॉर्मूला देश भर में चलेगा। इसलिए आप जो है रुक जाएंगे, 2024 में सरकार नहीं बना पाएंगे। गौरव भाटिया। सुशांत जी, बड़े ध्यान से सुना। सबसे पहले आम आदमी पार्टी तो आजकल प्रवक्ता भी नहीं भेज रही है। आबकारी घोटाला पकड़ा क्या गया, सवाल क्या हुए, स्टिंग ऑपरेशन क्या बाहर आया, बताते हैं। अरविंद केजरीवाल थर-थर कांपते हुए कह रहे मनीष सिसोदिया से, अरे अब तो पकड़े जाना है। तभी प्रवक्ता भी नहीं आते हैं, कोई आता नहीं चर्चा में, समर्थकों से काम चलाना पड़ता है। और इनके समर्थक के मुंह से क्या निकला? आपने पूछा कि अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार समाप्त करने जा रहे थे, तो ये बोले समय के साथ बदलना पड़ता है। अरे ऐसा बदले सुशांत भाई कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई। सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पकड़े गए, जेल गए। अब इतनी भ्रष्टाचारी बन गए, बताइए। कह रहे बदलना पड़ता है। अरे इतना भी ना बदलो कि घर वाले ना पहचाने कि कौन आया है,
कट्टर बेईमान बनने को थोड़ी ना कहा है। अब एक बात करते हैं बिहार की। सुशांत भाई, आप याद करिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इससे पहले एनडीए से अलग नहीं हुए। मोदी जी से उनको खासा नफरत है और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा बहुत ऊपर है, लेकिन इससे पहले अलग हुए थे, कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे और बिहार का जंगल राज तो वापस आ गया है। हमने नहीं गौरव भाई, उनका तर्क है 2015 में किया, दो पत्रकारों 2015 में उन्होंने एक साथ लड़कर आपको रोक दिया, ये वो कह रहे हैं। 42 सांसदें, 53 सीटें। देखिए सुशांत भाई, मैं इतना कहूंगा, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पे होता है और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के नहीं पूरे विश्व के सर्वोच्च नेता हैं, सबको दिशा देते हैं। नीतीश कुमार जी, आप देखिए, अभी उनको कोई नेता नहीं मान रहा। केसीआर आए थे, उठक बैठक चल रही थी, केसीआर कह रहे थे बैठो बैठो, तो नीतीश कुमार बोल रहे थे नहीं नहीं खड़े होइए खड़े होइए, उठक बैठक कर रहे थे। आपको लगता है ये एक मंच पे दो लाइनें एक साथ बोल पाएंगे, जनता की सोच पाएंगे? इनका सपना केवल एक है, कुर्सी तक पहुंचना। और जो बात मैं कह रहा था, एक हफ्ते के अंदर बिहार में 2 पत्रकारों की हत्या हो जाती है, एक पुजारी को मार दिया जाता है। कानून मंत्री जो बनता है वो शपथ लेने जाता है, कोर्ट नहीं जाता है, और मुख्यमंत्री से पूछा जाता है नीतीश कुमार से, आपका कानून मंत्री तो कोर्ट में होना चाहिए था, वारंट है, कहते मुझे पता ही नहीं है। अब आप बताइए, कानून मंत्री कानून का रक्षक होगा या भक्षक होगा? ये जंगल राज का मॉडल जो वापस आया है, इसको जनता कभी नहीं स्वीकारेगी। प्रदीप जी, और जो सुशासन और विकास प्रदीप जी, तर्क ये है कि आप लोगों के पास कोई एक आधार नहीं है जुटने का, इसके बजाय कि आप लोगों को कुर्सी चाहिए। और दूसरा, जो शिवराजता कह रही थी कि राहुल गांधी खुद जो है वो अडानी अंबानी के जेट में घूमते हैं और पब्लिक के सामने गाली देते हैं, तो ये पब्लिक को स्वीकार नहीं है, उनको सब पता है। अब देश की मिट्टी का एक एक कण कण अगर बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो हम भी जहां बैठे वो भी अडानी अंबानी का है। इनको 62% लोगों ने नकारा। अरे प्रदीप भाई, मुझे एक बात बताइए, आप लोग जब यूपीए के जमाने में अडानी को एयरपोर्ट दे रहे थे तो वो बेच रहे थे क्या? देखिए, एक चाकू होता है, उसी से ऑपरेशन भी होता है, उसी से हत्या भी होती है। उद्योगपतियों को सिर पे बिठाने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया, इन्होंने सिर पे बिठाया है, उनसे पार्टनर। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें अडानी अंबानी से 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा रही हैं। देखिए, कोरोना काल में जब सारे उद्योगपति हानि में गए, छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले आत्महत्या कर रहे थे, अडानी की संपत्ति पूरी दुनिया के अंदर ऊंचाइयों पे पहुंची। किसकी बदौलत? आज उनके पोर्ट से नशे की हजारों करोड़ की सामग्री मिल रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। संयम है कुतवाल, तो डर काहेगा? आप बताइए, 62% लोगों ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी को देश में नकारा है। प्रदीप भाई, मेरा एक प्रश्न है, प्रदीप भाई, पर मेरा एक प्रश्न है, मैं ये आपका प्रश्न गौरव भाटिया के पास रख देता हूं, वो जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक काउंटर प्रश्न है। सर, पिछले 8 साल से, सर पिछले 8 साल से राहुल गांधी अडानी अंबानी की सरकार का नैरेटिव बेच रहे हैं, पर ये नहीं चल रहा ना सर, इस बार कैसे चल जाएगा? आप बता, मैं केवल एक बात कह रहा, 62% लोगों ने देश के भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, क्योंकि ये देश बेचने का काम कर रहे हैं। आज किसी भी सेक्टर में आप अपने घर के किसी कर्मचारी से पूछना, उसके घर की रोटी कैसे चल रही, कोई उद्योग धंधा नहीं है। इस समय सेना के जवान जो सम्मान के लिए लड़ते थे, जान देते थे, उन्हें भी ठेके पे इन्होंने लगा दिया। इनकी कोई नीति है? आप देखिए, ये बात कर रहे बिहार की, उत्तर प्रदेश के अंदर जो केंद्रीय मंत्री है, जिनके लड़के ने ट्रैक्टर से अन्नदाताओं को कुचला है, आज उन मंत्री की भाषा आपने सुनी हो, प्रतिदिन क्या बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ग्राम देखें, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन गैंग रेप नहीं होता हो, जिस दिन हत्या नहीं होती हो। पर सर, मैं कह रहा हूं कि ये सारी बातें होने के बावजूद इनकी तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। प्रश्न ये है कि फिर अब कैसे दो? गौरव भाटिया, उनका कहना है कि आपने जो अडानी अंबानी को राजा बना दिया, और उसके पहले 2014 के पहले जो है वो कटोरा लेके घूमते थे, ये हालत थी उनकी, ये पब्लिक 2024 में देखेगी और आपको नकार देगी। सुशांत भाई, मैं एक बात बताऊं,
ये कटोरे से याद आया कि कांग्रेस कभी देश में इतनी बड़ी पार्टी होती थी कि छोटी पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को सीटें देती थी गठबंधन करके। उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात करी प्रदीप भाई ने, उत्तर प्रदेश में कटोरा लेके कांग्रेस पार्टी घूम रही थी और सपा और बसपा ने कहा कि भैया हमें गठबंधन नहीं करना है तुमसे, तुम भस्मासुर हो, तुम आओगे सब नष्ट हो जाएगा। प्रस्ताव उस समय और नहीं ये दिया इनकी था विधानसभा के चुनाव में। कांग्रेस की उत्तर गौरव प्रदेश जी, में आप एक भी अगर स्टेटमेंट दिखा देंगे, हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का मसौदा बनाया था और लड़की हूँ लड़की सकती हूँ कैंपेन चलाया था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जातिवाद के ठीक है गौरव जी, उनका कहना है कि हमारा कोई गठबंधन का मूड भी नहीं था, हम अपना चुनाव लड़ रहे थे, सपा बसपा से गठबंधन की बात भी नहीं थी। अब बोलिए। ठीक है, ये मैंने स्वीकार लिया है। ये तथ्य मैं जरूर इनको बताना चाहूंगा। 2 सीटें जीती 403 में, रायबरेली में जहां इनकी सांसद हैं वहां एक भी नहीं जीती, और 97% जमानत जब्त हुई उत्तर प्रदेश में, 399 में 387। और एक बात और बता दूं, 5 प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी जो इंचार्ज थी जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये विचित्र एक मॉडल है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें ताकत तो है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। अब दूसरी बात, आप मुझे सुशांत भाई ये बताइए, अखिलेश यादव बंगाल में कितने वोट जोड़ेंगे? एक मिनट, आपने चुनी हुई राज्य की सरकार है और 297। अरे सुशांत भाई शांत करा लीजिए, हमारे बीच में ही बोलना है सबको क्या? अच्छा प्रदीप भाई वो बोलने, फिर मैं आपको मौका देता हूं, वो खत्म करने फिर आपको हो गया भाई, आपको आज हो गया, दर्ज हो गई आपकी उपस्थिति। प्लीज देखिए, ये जो महाठगबंधन चल रहा है ना सुशांत भाई, इसको महाठगबंधन ही कहा जाएगा। ये लोग सोचते हैं जनता को ठगेंगे और जनता इनको माफ नहीं करने वाली। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव बंगाल में 100 वोट नहीं जोड़ पाएंगे, ममता बनर्जी महाराष्ट्र में 100 वोट नहीं जोड़ पाएंगी, शरद पवार उत्तर प्रदेश में क्या 100 वोट जोड़ लेंगे? अरविंद केजरीवाल कर्नाटका में 100 वोट जोड़ेंगे या कुमार स्वामी दिल्ली में 100 वोट जोड़ेंगे? अरे कहीं से भी कोई भी नेता आ जाएगा बिना नहीं, पर गौरव भाई उनका तर्क ये है, सर गौरव भाई उनका तर्क ये है, सब अपने अपने इलाके में सीटें लाएंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। भाई कुमार स्वामी कर्नाटक में सीटें लाकर देंगे, केजरीवाल दिल्ली में लाकर देंगे, ममता बनर्जी बंगाल से लाकर देंगी। तो पहले नहीं लड़े क्या? 2014 और 2019 में लड़े नहीं थे क्या सुशांत भाई? मेरे हिसाब से तो लड़े थे, फिर लड़ेंगे। मायावती और सपा साथ आ गई थी, 15 सीटें आई थी। आईपीसी की धारा है कि दोबारा नहीं लड़ना है। नहीं, अरे वो कह रहे हैं कि लड़ लीजिए, लेकिन परिणाम अलग कैसे होगा? शुभरास्ता जी, गौरव भाटिया का तर्क यह है कि यही ममता बनर्जी अगर बंगाल से सीट लाकर देने की बातें कर रही हैं, तो बंगाल में तो वो लड़ी थी पहले भी, यही कुमारस्वामी कर्नाटक में भी लड़े थे, यही केजरीवाल दिल्ली में लड़े, 7 में से एक लोकसभा सीट नहीं जीत पाते हैं जब 2 बार से लड़ रहे हैं। तो इस बार कैसे अपने अपने इलाके में सीटें जीतेंगे और लाकर दे देंगे, ये कैसे होगा? शिवरास्ता जी आपसे प्रश्न है। जी सुशांत जी, थोड़े ऑडियो में प्रॉब्लम थी, एक बार प्रश्न रिपीट कर मैं ये कह रहा हूं, गौरव भाटिया का तर्क ये है, जब मैंने पूछा कि भाई सब अपने अपने इलाके से सीटें लाकर देंगे और नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इससे पहले भी तो लड़ी बंगाल में, कहां सीट ला पाई? केजरीवाल दिल्ली में 1 लोकसभा सीट नहीं जीत पाते हैं, कुमारस्वामी कर्नाटक से सीटें नहीं लाकर दे पाए, शरद पवार महाराष्ट्र में नहीं दे पाए, तो इस बार कैसे अपने अपने इलाके में सीटें लाकर दे देंगे? सुशांत जी, मेरी जो एक इंडिपेंडेंट समझ बनी 2019 चुनावों के बाद, वो बात वो मैं सार्वजनिक रूप से भी कई बार ये कहती आई हूं कि एक्चुअली आज जो ऑपोजिशन है देश में वो रीजनल पार्टीज का ही ऑपोजिशन है। इससे दो राय, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई संशय की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन वो सभी रीजनल पार्टीज क्या एक राष्ट्रीय पटल पर आ करके नरेंद्र मोदी की भाजपा को आज कितना ज्यादा ये चुनौती दे सकती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। कहने का मतलब ये कि आप छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस भाजपा को हराकर कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं, आप दिल्ली में भाजपा को हरा करके आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकते हैं, हो सकता है कल आप यूपी में, मैं अभी
कहने को मैं कह रही हूं कि क्योंकि अभी तो वहां पे यूपी में भाजपा की सरकार है, आप एक मिनट अगर हम मान लें तो आप भाजपा को हरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकते हैं, बसपा की सरकार बना सकते हैं, लेकिन ये तीनों का जो कंबाइंड फोर्स है वो क्या राष्ट्रीय पटल पर उतने ही यूनिटी से आकर के नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएगा, इसमें संशय है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये प्रयास पहले भी हुए हैं। ये प्रयास दरअसल सुशांत जी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कांग्रेस के समय भी हुए, लेकिन कांग्रेस के समय बहुत ही चालाकी से ऐसा किया जाता था कि जब कांग्रेस अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करती थी तो ऐसी पार्टियों के थर्ड फ्रंट बनता था, सरकारें बनती थी और उसके बाद सरकारें कुछ दिनों बाद अपने आप गिर जाती थी। उसके पीछे एक रियल पॉलिटिक होता था जहां पर कांग्रेस अपना दांवपेच लगाती थी। लेकिन आज मैं ये बहुत जिम्मेदारी से पूछ रही हूं, क्या आज कांग्रेस में दिमाग लगाने वाले पॉलिटिशियन भी हैं? क्या कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन जो कि ग्राउंड पे काम कर रहा हो, जिसकी जनता में साख हो, जिसके प्रबुद्ध वर्गों में साख हो, क्या ऐसे लीडर को राहुल गांधी और उनकी जो कोटरी है वो पचा पाएगी? नहीं, पर राहुल गांधी खुद यात्रा पर निकल रहे हैं, अब तो पब्लिक के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता हैं, इसमें आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और अभी दिल्ली के अंदर जो रैली हुई महंगाई की, उसमें 3.5 लाख लोग आए थे। कौन नेता नहीं है? अभी हमारी जिन राज्यों में सरकार है, हमने किसी के डकैती डाल। अच्छा प्रदीप जी एक मिनट, के विधायक प्रदीप जी थोड़ा सा मैं आपको मौका पूरा दे रहा हूं, आपको कभी भी ऐसा नहीं हुआ मौका नहीं दिया, जरा सा वो बोलने फिर आपके पास आता हूं। प्रदीप जी एक मैं मुफ्त की एडवाइस देना चाहती हूं कांग्रेस को कि आप लोग जो दूसरे तरफ के लोग हैं ना उनको सुना कीजिए। विपक्ष में पढ़ने लिखने का, लोगों को सुनने का चलन बहुत कम हो गया है और ये जो दम्भ है ना आप लोगों का कि हम सब जानते हैं, इनको बोलने दीजिए। या तो लोग बोलते हैं वो आईटी सेल हो जाते हैं, या वो भक्त हो जाते हैं, या वो मोदी समर्थक हो जाते हैं। इसके बियॉन्ड निकल करके थोड़ा सा शील रखिए लोगों को सुनने का। मैं सिंपल सी बात कह रही हूं, आप लोग यूनाइटेड होकर के भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खोल सकते हैं, यानी इसमें जनता को भी संशय है, क्योंकि मैं कह तो रही हूं आपके पास कोई एक एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के आप साथ में हैं, और जो एजेंडा आप मौखिक तौर पे कहते हैं उस एजेंडा की धज्जियां उड़ जाती हैं। आप अदानी अंबानी के खिलाफ ऐसे बोलते हैं, वहां ममता बनर्जी अदानी से पैसे लेकर के इन्वेस्टमेंट करवा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार इन्वेस्टमेंट करवा रही है। तो आप लोग पहले तो क्लियर होइए कि किस मुद्दे पर चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, उसके बाद क्लियर होइए कि आपका नेता कौन है, और तीसरी क्लैरिटी आपको लानी यह है कि क्या रीजनल पार्टीज, क्योंकि देखिए केसीआर हो या अब तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, अब ये सब अच्छे एक कायदे के नेता बनकर के उभर गए ये लोग। इन सब का ईगो, राहुल गांधी के ईगो के आगे बहुत बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं मैं नहीं कह सकती, होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के पास किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो उस इंसान के बारे में कोई जानता है कि उन्होंने किसी कॉर्पोरेट कंपनी में 5 साल की नौकरी की और बड़ा अच्छा काम किया हो, ना तो उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस इंडिपेंडेंटली रन किया। अरे भाई देखिए वो अपना विश्लेषण कर रही है, उनको लग रहा है राहुल गांधी में नहीं बात है और चुनावी नतीजे इसको तस्दीक कर रहे हैं, तो फिर वो कह रही हैं उनको टारगेट करके क्या होगा। रवि श्रीवास्तव जी, आज से 5 साल पहले नहीं प्रदीप जी एक सेकंड रुकिए, रवि श्रीवास्तव जी मुझे ये बताइए, यही प्रश्न मैं आपको पलटकर दूसरी तरीके से देता हूं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में भर भर के सीटें लाते हैं सर, 60 से ऊपर सीटें हर बार जीत जाते हैं, उनको भी जब नरेंद्र मोदी के सामने लड़ना पड़ता है तो दिल्ली में लोकसभा की एक सीट नहीं आती आम आदमी पार्टी की। नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का करिश्मा भी नहीं चलता, तो कैसे मान लें कि देश भर में चलेगा और नरेंद्र मोदी को रोक देंगे अरविंद केजरीवाल। 2014 में अरविंद केजरीवाल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने मोदी जी के खिलाफ वाराणसी में गए और वहां पर पहले प्रयत्न में ही उनको 2.5 लाख वोट। मेरा आपसे ये कहना है कि अगला चुनाव अगर मुद्दों पे लड़ा जाएगा, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पे लड़ा जाएगा तो विपक्ष ही जीतेगा, आप विश्वास रखें। अरे भाई तो ये लड़ने का नैरेटिव बनाने का पहला तो काम आपका है रवि भाई। दूसरी बात, एक मिनट सर मेरा प्रश्न सुनिए, मैंने आपसे पूछा दिल्ली में केजरीवाल की बंपर लहर विधानसभा में होती है, लोकसभा की सीट 0 आती है, क्यों? आप ले गए वाराणसी के चुनाव पर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े और 2.5 लाख वोट आया पहली बार में, तो दूसरी बार में क्यों नहीं उतरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? 5 लाख वोट लाते, नरेंद्र मोदी को हरा देते, वहां से वाराणसी से गायब हो गए केजरीवाल। देखिए कोई गायब नहीं हुआ, तो गायब अगर हुए भी तो गायब होकर उन्होंने पूरा एक राज्य जीत लिया।
और अगली बार गायब होंगे लोकसभा में तो 2 राज्य और जीत लेंगे। आम आदमी पार्टी की कितनी लोकसभा सीटें हैं सर? लोकसभा सीटें नहीं है, राज्यसभा में तो 10 सीटें हैं। लोकसभा 0 है ना सर। तो जिस आदमी को 1 सीट नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। इतना आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो समझना चाह रहा हूं, मेरी परेशानी से क्या होगा सर? आज स्टालिन मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं वहां पे तमिलनाडु में, मालूम है आपको? अरे भाई खोलने दीजिए ना, मैं तो कह रहा हूं खोल लें, लेकिन पब्लिक ना मोहल्ला क्लिनिक खोलिए चाहे कुछ और खोलिए। देश आगे लोकसभा में नरेंद्र मोदी के आगे किसी को वोट नहीं देती। अभिषेक झा जी, लोकसभा में केजरीवाल की 0 सीट। 1 मिनट सर, मैं सुन लिया आपको। अभिषेक जी, लोकसभा में केजरीवाल की 1 सीट नहीं आती। ममता बनर्जी कितनी सीटें 2014 और 19 में निकाली हैं आपके सामने है। जेडीयू, सपा और बसपा ने कितनी निकाली हैं आपके सामने है। ये कौन सा गणित बदलने वाला है 2024 में? इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा और आप कह रहे हैं चेहरा भी नहीं बताएंगे इस बार। तो सुशांत जी, सिर्फ इतिहास के हिसाब से अगर आप पूरे भविष्य का निर्माण एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के भी 2-3 एमपी जीतते थे और आज वो लोग 303 के आंकड़े तक पहुंच चुके। एक बात को समझना आवश्यक है कि 303 के आंकड़े तक ये लोग हैं और बहुमत का आंकड़ा 272 है। मतलब इनको सिर्फ 31 सीटें हरानी है। 31 सीटें हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि विपक्षी एकता एक बार सुनिश्चित हो जाती है तो 31 से ज्यादा सीटें तो ये लोग सिर्फ बिहार और झारखंड से हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने उसी हिसाब से, उसी लहजे से अगर साथ दिया तो आप देखिएगा इनकी सीटें और कम आएंगी। इनका आंकड़ा 150 तक सिमट के रह जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, इसी में आपके कैलकुलेशन पर चल रहा हूं, फिर गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। आप कह रहे हैं इनकी सिर्फ 31 सीटें खींचनी है। मुझे ये बताइए, इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस को जितनी आई थी, ममता बनर्जी को जितनी आई थी, उतनी तो आएगी ही, बाकी एड ऑन होगी, उनकी क्यों नहीं घट जाएगी? ये बताइए। आप ये बताइए ना कि तब से आपने जिक्र किया कि भाई बहुत कम सीटें कांग्रेस को आई, अरविंद केजरीवाल को 0 सीटें आई, आरजेडी की 1 भी सीट नहीं है, ममता बनर्जी की सीटें कम है। तो आपके हिसाब से ही अगर मैं चलूं कि विपक्ष अपने न्यूनतम पर है और इस बार जब विपक्ष एकता के साथ, एकजुटता के साथ लड़ेगा, पिछले बार तो एकजुटता नहीं थी उस स्तर। ठीक है, ये पॉइंट गौरव भाटिया जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। उनका तर्क ये है कि हम अभी अपने मिनिमम परफॉर्मेंस पर हैं, यहां से ऊपर ही जा सकते हैं और आपकी मात्र 31 सीटें खींचते खेल हो जाएगा और आप सरकार नहीं बना पाएंगे। छोटा जवाब दीजिएगा सर। सुशांत भाई, अक्सर ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि वो मिनिमम पे हैं, फिर दोबारा चुनाव आता है और कम हो जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पिछली बार मिनिमम पे नहीं थे, इस बार मिनिमम पे है। इनसे पूछिए लीडर कौन, तो कहते हैं मोदी जी को हराना है। इनसे कहिए सीटें कितनी आएंगी, कहेंगे भाजपा की कम कर देंगे। ऐसी नकारात्मक राजनीति को आपको लगता है भारत के नागरिक कभी? ठीक है, आप कह रहे हैं ये नेगेटिविटी पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी। मैं माफी चाहूंगा सर, वक्त एकदम खत्म हो गया, वक्त इतना एकदम खत्म हो गया। विपक्ष इस बात पर उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार हम एकजुट आएंगे और पहले से अलग परिणाम लाएंगे। बीजेपी आश्वस्त है कि नरेंद्र मोदी के काम पर, नाम पर वोट पड़ेगा। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन ये विश्लेषण इसलिए था क्योंकि कोशिशें तेज हो रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।